जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you. My pleasure, Jima sir. Thank you. तारड़ साहब, 14 अगस्त के बाद पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है। और हमने एक डिस्कशन तो थोड़ी सी की थी कि पाकिस्तान की क्या 14 अगस्त की जो हालात हैं। लेकिन मोदी साहब ने, आपको याद है कि बड़ी बात की करप्शन की। उन्होंने बात की जो जो फैमिली एंटरप्राइजेज हैं उनकी बात की। एक तो थोड़ा हमारे साथ वो भी अपने आइडियाज़ शेयर करें कि आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ तो करप्शन की बात करने वाले सारे ही हैं। 75 साल से करप्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन करप्शन भी हो रही है। दूसरी तरफ तार साहब, हमारा जो कर्जा है वो, ये जो हुकूमत है, ये तो 63 ट्रिलियन का कर्जा ले गई है। 2008 से लेके 2018 तक हमने 18 ट्रिलियन कर्जा लिया था 10 सालों में। और इस हुकूमत ने 15 महीनों में 18 ट्रिलियन कर्जा ले लिया है। तार साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? 76वीं सालगिरह इस तरह मनाई जाएगी कि जो है वो कर्जों के अंबार लगा दिए। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अपना रैकेट मेंटेन रखना चाहते थे। उनके ऊपर पहले भी बहुत ज्यादा इस तरह के एलिगेशंस हैं कि पैसों के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से। पता नहीं इन्होंने करप्शन की है या नहीं की, लेकिन कर्जा बढ़ा लिया है। 87 कैबिनेट मेंबर थे। और डार साहब, आज खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ दुबई में जब केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए चीजें निगोशिएट कर रहे थे, तो उसमें मुसलसल उनका इसरार इसहाक डार साहब पे था उस पे। और साथ ये 18 ट्रिलियन का जो कर्जा है, ये सारी चीजें डांट मिलते नजर आ रहे हैं कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड खराब ना हो। हम अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है, एक फैमिली जो आपकी हमारी इंडस्ट्री है, वो खराब ना हो। और मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे कि 14 अगस्त वाले दिन यार ये केयर टेकर गवर्नमेंट चेंज हो रही है। मैं खासकर बात करना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने खिताब किया, मैंने वर्ड बाय वर्ड सुना, क्योंकि मेरे लिए 90 मिनट्स का उनका खिताब था। क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो हमेशा ये कहते हैं कि इंडियन मॉडल को कॉपी की जाए, ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ एक्सपोर्ट, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, बल्कि मैं अब समझता हूं कि लीडरशिप। मैंने कई दफा कहा है और मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि मोदी साहब स्टाइल का लीडर हमें चाहिए, जिसके अंदर नेशनलिज्म जो डिलीवर करे। और वो मेरे लिए वाज अ वंडरफुल स्पीच मोदी साहब की थी। उसमें मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा। अपनी आजादी, जो कि सो कॉल्ड, मैं नहीं समझता हम आजाद हैं। हमारे सिर्फ 10,000 लोग जो ब्रिटिश एजेंट हैं, उनमें से कुछ जो जिनको जमीनें दी गई थी, और कुछ जो CSS करके ब्रिटिश एजेंट बनते हैं, वो 10-15 हजार लोग या ज्यादा आप कर लें, वही आजाद हैं। दूसरे सारे कोई आजाद नहीं है। मेरे ख्याल में इस 14 अगस्त वाले दिन हमें आजादी मनाने के बजाय रोना चाहिए। 25 करोड़ लोगों को रोना चाहिए था इनको, और रो भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये बिल्कुल महसूस नहीं बात करनी चाहिए कि रो नहीं रहे। सिर्फ चंद लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, जो पावरफुल हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनके अलावा दूसरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज है। पेट्रोल की हालत आपने देख ली है, डॉलर की हालत आप देख रहे हैं, आप क्या हालात चल रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी डजंट हैव, यू गाइस डोंट हैव इट। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी कोई नहीं है। करप्शन आज भी जोरों पर है। और जो नई कैबिनेट है वो हलफ लेने से पहले ही मुतनाज़ा थी। इस सारी चीजों में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आजादी के बारे में बात करते हैं कि कायदे आजम साहब ने 15 अगस्त को यौम आजादी मनाने से इनकार क्यों किया था। उन्होंने 14 अगस्त को क्यों पिक किया था? क्योंकि एंटी कलोनियलिज्म उनका, साम्राज्य हुकूमतों के खिलाफ उनका एहतजाज था। 15 अगस्त को साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और 9 अगस्त को जो, और 9 और 11 अगस्त को बम फेंका गया था जापान के अंदर। और उसके बाद यूनाइटेड एलाइज जो दूसरे सारे थे, उनकी विक्ट्री हुई थी। तो उसमें कायदे आजम साहब ने एहतजाज 14 अगस्त को पिक किया था, टू शो हिज एंगर अगेंस्ट द साम्राज्य ताकतें, कॉलोनियलिज्म। लेकिन अफसोस कि आप आज भी कानूनी हैं। आप आज भी कानूनी हैं। आप आज भी आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। और आपका कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है, आपका कैपिटल लंदन है। आपके आज भी सारे फैसले दुबई, लंदन में और सऊदी अरेबिया में होते हैं। दुख वाली बात है, आप यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। नॉट क्या एनी मोर से मुराद तो तब होता है कि आपकी आजादी किसी ने सलब कर ली हो, लेकिन आप तो आजाद हुए ही नहीं मेरे ख्याल में नहीं। दिस इज श्योर। आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है जो लूट रहे हैं इसको आज भी। तो मेरे ख्याल में ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस। अब दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना करूंगा। उसकी वजह ये है
कि आपका कंपैरिजन भारत के साथ बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको खबरें जरूर सुननी चाहिए, कोशिश करें, आप हो सकता है तो उनकी कॉपी करें। उन्होंने वहां पे ब्रिटिश कानून भी चेंज करने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह साहब ने 3 मुख्तलिफ कानून जो थे उनके खिलाफ उन्होंने बिल पेश कर दिया है। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था, ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है कि दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकानमी दुनिया की तीसरी नंबर इकानमी हूं। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकानमी 7वें नंबर पर थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि इस वक्त जमहूरियत उनकी दूसरी पार्टी है, अपोनेंट। उन्होंने डिफाइन वो डेमोक्रेसी का जो फिक्रा इस्तेमाल किया उन्होंने कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जमहूरियत एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी है। हम भी, हमारे राजपक्ष से देखें, दोनों पार्टियों में भरे पड़े। नून लीग वाले टिकट भी देते हैं जब अपनी फैमिली से खत्म हो जाए लोग, तो फिर दूसरे किसी को टिकट देते हैं। दूसरी तरफ हमारा बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम भुट्टो है, हालांकि नाम उसका जरदारी बनता था, लेकिन उसको भी प्राइम मिनिस्टरशिप उसको विरासत में मिली। तीसरा बंदा है, देख लें, वो कहता है मेरी 27 साल की एफर्ट है, लेकिन 27 साल से पीटीआई का चेयरमैन वो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, और तीनों की तीनों पार्टियां जो है वो फौज के पतन से पैदा हुई। तो मोदी साहब ने उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि उनका मुकाबला किन लोगों से, हमारा मुकाबला किन लोगों से है। आज की कैबिनेट आप देखें, आप हर बंदे को पता है बाप पार्टी किसने बनाई थी, कौन किसने बनाई थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे। आज सारा बाप पार्टी है। जब वो सामने आ रही है, हर जो अंधा और नाबीना पाकिस्तानी है उसको भी पता है कि इस वक्त who's ruling, who's running, who's making the shots of पाकिस्तान। अब मैं पहले जिस तरह बता रहा था कि पार्टी ये कैबिनेट बनने से पहले ही मुतनाज़िया है। ताबिश कौर साहब का अगर नाम मुझे मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो गूगल करें प्लीज आप। जब बाजवा साहब उनको कतर लेकर गए थे गैस के सौदे करने तो क्या हुआ था, ईरान से तेल मंगाया था तो क्या हुआ था, इमरान खान साहब ने किस तरीके से उन्होंने कैबिनेट से अलग किया था। और उसके बाद दूसरे लोग भी देखे जाए तो एवरेज सी कैबिनेट नजर आती है। उसमें निजात दहिंदा नजर नहीं आ रही, उसमें पाकिस्तान की रिलीफ नजर नहीं आ रही इस कैबिनेट में से भी। तो पता नहीं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना अरसा इसका ऑब्जेक्टिव है। मीडियम किस्म के लोग हैं इसमें, ना बड़े नाम है ना, जिस तरह कहा बिल्कुल देखा जा सकता है एवरेज से लोग हैं इसमें। अब देखें ये क्या करते हैं, क्या इन्होंने क्या डिलीवर करना है, डिलीवर जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है। लेकिन देखें कि क्या होता है आने वाले दिनों में। जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले चीमा साहब कि जो टीका कौम को 3.5 साल में लगा था, इन्होंने 1.5 साल में लगाया है, और आने वाले हो सकता है 6 महीने में टीका लगा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लूटना ही ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान, या मैं यहां पे ये बात करूंगा बल्कि पाकिस्तानी, दुनिया में कोई सोसाइटी वो सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट द रेट ऑफ लॉ, विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। जहां पे करप्शन को इनकरेज करना शुरू कर दिया जाए, जिस सोसाइटी में शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए, उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक सकती जब तक आपकी गर्दन से इस वक्त ब्लीडिंग हो रही है शाहराग से, और किस चीज की हो रही है, करप्शन की हो रही है, मार लूट की ना हो रही है। आज तक ये जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, आज कोई मर्दे मोमन या मर्दे हक या कोई पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब से ये क्वेश्चन करे कि 18 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जो हमारा कर्जा बढ़ चुका है वो कहां गया है, वो कहां लगाया गया है, कोई पूछने वाला है? आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं तो वो कहां लग रहे हैं, कोई पूछ सकता है, कोई बता सकता है? नहीं, ना किसी की पूछने की सकत है, ना किसी की जवाब देने का उसके पास कोई जवाब देने के लिए जवाब है, और ना ही इस करप्शन को रोकने के लिए कोई किसी के पास कोई फार्मूला है। इकोनॉमिक फार्मूला तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो आपकी सोचों से, वो कहते हैं जिस तरह की अबव योर पे ग्रेड। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त करप्शन का जवाब देने अभी तक भी हमारे हाफिज़े कुरान जो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग तीन इंसान है पाकिस्तान में, वो भी अभी तक इस चीज का ना जवाब दे सके हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप अभी तक उन्होंने कौम को दिया है कि मैं करप्शन को किस तरह रोकूंगा।
ये बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से 9 मई के बाद जिस तरह क्रैकडाउन किया गया है, यहां से एक चीज नजर आती है कि इनके पास सलाहियत है घरों में घुस जाना, जेलें भरना, वीडियो टेपें बनानी, लेकिन अभी तक उसमें अभी तक उसमें कहीं विल शो नहीं की गई, जो चीमा साहब मेरे लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। तारड़ साहब किसी वजह से मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया उनका, वो भी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल चीमा साहब जी 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 तारड़ साहब बोले जी जी, वो मैं मेरा वो जी डिस्कनेक्ट हो, लेकिन चीमा साहब आगे देखा जाए, अब मैं उसमें खासकर बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा मोदी साहब ने एक इंटेंसिव उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन उन्होंने ना सिर्फ मणिपुर के हालात के ऊपर, उन्होंने पड़ोस के बारे में, उन्होंने इकानमी के बारे में, उन्होंने सारी चीजों को डिस्कस किया। मैं एक छोटी सी चीज अगले दिन आई केम अक्रॉस कि मोदी साहब जब भारत अमेरिका के दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि वी नीड टू ब्रिज द टनल इन बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिका एंड इंडिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस फुर्ती के साथ, किस तेजी के साथ इंडिया अमेरिका को टेक ओवर करने के का उनका मंसूबा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड, अमेरिका इवन इंटरेस्टेड इन, क्योंकि अमेरिकन अपना इनका टैलेंट खत्म होता जा रहा है और टैलेंट जो है वो सारा, मोदी साहब ने कहा था हम टैलेंट की टनल बनाएंगे। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि टैलेंट की टनल किस तरह बन रही है। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने और भारत ने मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे भारत से 20 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगी और वहां के स्टूडेंटों को 1 साल पहले वीजा दे दिया जाएगा और जो वहां से आया करेंगे उनको 3 साल के लिए यहाँ पे वर्क काम करने की इजाजत दी जाएगी और अल्टीमेटली 3 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलेंगे या वापस जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद है इस वक्त हमारे भारतीय निजात लोगों की जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वापस जा रहे हैं। उसकी वजह यह है तनख्वाहें भारत की अच्छी हैं, उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने, और वहां पे जब यहाँ से लोग जाते हैं महंगाई कम है, सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा जिस तरह की सर्विसेज वहां मौजूद हैं, ड्राइवर हैं, कुक हैं, आपके घरों में काम करने वाली हैं, तो वो हम जो भारतीय हमारे जो यहाँ पे लोग हैं तालीम के बाद इस वक्त वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम भारत जाके भारत की तरक्की का हिस्सा बने। वर्सेस मेरी कौम से 8 लाख लोग पिछले साल भागे हैं डिग्रियां लेकर, और जो पैदल भागे हैं वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पैदल तो आज भी भाग रहे हैं, टर्की के जरिए जान तली पर रखकर भागते हैं, इस क़यामत इस दोजख से भागते हैं जान तली पर रख के। कई जाके टर्की के पास समुद्र में डूब जाते हैं माओ के बच्चे, जो पार आ जाते हैं उनको फिर वो पहले तो रगड़े खाते हैं, फिर असेंबलियों के सामने खड़े होकर, एम्बेसियों के सामने खड़े होकर अपने ख्वाबों के लिए चीख रहे हैं, आज भी चीख रहे हैं कि पाकिस्तान, खान साहब ने जो उनको ख्वाब एक दिखाया था, बेचारे चीख रहे हैं। उस्मान बुजदार को भूल कर फिर भी वो एम्बेसियों के सामने खड़े होकर चीख रहे हैं कि खान आएगा तो बनेगा नया पाकिस्तान। पता नहीं अब पाकिस्तान किसने बनाना है। मेरे ख्याल में 1947, आप जिस तरह मैंने आपको पिछले दफा कहा था, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टुडे एंड यू आर नर्वस, यू आर नॉट श्योर आइदर इट्स इस्लामिक स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। आप चाइना के कैंप में हैं, आप अमेरिका IMF के कैंप में हैं, आप कहाँ हैं, आप हैं भी या नहीं है, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है चीमा साहब। लेकिन मेरी तरह के कई लोग जो है जो जख्मी हैं, जिनको मुहाजिर कर दिया गया है, ब्रिटिश एजेंटों ने मुहाजिर किया है, रिजेक्ट किया है, डिग्रियों के साथ हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में, सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन बन के जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन दिल से बद्दुआएं निकलती है उन लोगों के लिए, उन ब्रिटिश एजेंटों के लिए जिन्होंने हमें धक्के मार के पाकिस्तान से निकाला। बिल्कुल, ये बड़ी तकलीफ की बात है जो तारड़ साहब आप कर रहे हैं कि कईयों को धक्के मार के निकाल दिया और कईयों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिस तरह आपने कहा कि वो एम्बेसियों के बाहर जो हैं वो खड़े हुए हैं। और तारड़ साहब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हुआ कि तारड़ साहब किस तरह ईसाइयों के साथ इस मुल्क में जो एक एक जिसे कहते हैं ना जेनोसाइड हो रहा है, फिर हम बात करते हैं भारत की, हम बात करेंगे किसी और मुल्क की कि देखें जनाब वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। तारड़ साहब इस मुल्क के लोगों के अंदर कोई दिल नहीं। अभी तो अगले दिन वो श्रीलंकन को मार के जला के हमने राख कर दिया और भेजा, उसको करोड़ रुपया दिया कि जी ठीक है जी हमसे माफ़ी हो गई, माफ़ कर दें। तारड़ साहब कानून भी मौजूद है, अदारे भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। ईसाई रात को वो जो लोग हैं वो बेचारे उन्होंने एक खेतों में रात गुजारी है, खेतों में। तारड़ साहब उनकी तस्वीरें आ रही हैं, कितनी शर्मनाक बात है। हमने थोड़ा दिन पहले 14 अगस्त पे बड़ी तकरीरें की थी। आप कैसे
आप तो सुने स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उस पर बयान दिया है, लेकिन कोई आप देखते हैं कि चीजें बेहतर होंगी या इसी तरह हम माइनॉरिटीज को खत्म करते रहेंगे? बिल्कुल इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी मैं बताता हूं वजह। आपने बात की है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की नहीं है। ये ह्यूमन इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको, ह्यूमन जिंदा बकरे नहीं जला सकते, ह्यूमन जिंदा इंसानों को नहीं जला सकते। ह्यूमन और एक आज मैं डिफाइन करना चाहता हूं। मैंने इस्लामिक लॉ और इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा। हालते जंग में भी आपको किसी मजहब की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। आप हालते जंग में भी आपको एक ग्रीन दरख्त जलाने की इजाजत नहीं है। आप किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बुजुर्ग को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, जब आप हालते जंग में हो। और अभी आप पाकिस्तान में हालते जंग में नहीं थे, जहां पे ये जुल्म किया गया। लेकिन चीमा साहब, मुझे दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मैंने अगले दिन किसी को कहा था, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि दुनिया आप इस वक्त आपकी हालत यह है कि आप खुदा आपसे नाराज है। खुदा ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। और उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह है जो आपने अभी जिक्र किया है कि चर्चों को जलाया है। ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं मुझे नाउमीदी इस वजह से है कि आपको असली इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं पता। और मैं हकीकतन बता रहा हूं, एक एक गली में 6-6 मस्जिदें हैं और सारे मौलवी एक दूसरे को काफिर कहते हैं, फतवे दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सऊदी अरेबिया के अंदर हर जुमे वाले दिन खुतबा जो है फैक्ट्स पर होकर आता था। रेगुलेटेड है मस्जिदें, उनको इजाजत नहीं कि एक लफ्ज भी उसमें ऐड कर सके। जो सऊदी अरेबिया का इस्लाम आप अगर देखते हैं, जो आप हरमैन शरीफैन कहते हैं, तो यहां पर इन चीजों की क्यों इजाजत आपने दी है कि 18 रंग का मुस्लिम आपने इस्लाम जो है 1800 मुख्तलिफ किस्म का इस्लाम। और यहां पे वो कहा जा रहा है कि वो रिजवी साहब की पार्टी है जो इंस्टिगेट करती रही है। और मैं सब यही एक वजह है। आपके पास इस वक्त एनी लिविंग ह्यूमन, उसके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं व्हाट हैज टेकन प्लेस इन जड़ावाला। कोई किसी के पास जस्टिफिकेशन नहीं। और इसके बाद आप देखें जिस तरीके से हिंदुओं के साथ सिंध के अंदर जो करते हैं, जिस तरीके से वो पिछले सीमा का दौर था तो इन्होंने उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये इंसानियत है? सिखों के साथ जो पेशावर में होता है, ये इंसानियत है? मैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज ह्यूमन। हमारा सबसे पहले दुनिया में, मैं आज ये बताना चाहता हूं चीमा साहब, हम सबसे पहले दुनिया में आते हैं एज इंसान, बहसीत इंसान। मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है, लेकिन आपको उस इंसानी रिश्ते का, एज अ ह्यूमन होने का अगर कोई आपको लिहाज नहीं है, एंड यू डोंट रिस्पेक्ट दैट रिलेशन, यू आर नॉट ह्यूमन। आई डोंट कंसिडर यू एज अ ह्यूमन। लेकिन ये कि ये देखें कि ये क्या हो रहा है, और मेरा मकसद कि और कोई उसके ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी कर देता हूं, इंसाफ नहीं मिलेगा क्रिश्चियन जो आपकी बरादरी है पाकिस्तान का। ना रिजवानों को मिलेगा इंसाफ, ना इनको मिलेगा इंसाफ, किसी को इंसाफ का तो आप यू डोंट बिलीव इन इंसाफ। अदालतें सियासी हैं सारी, उनको सियासत से फुर्सत मिले तो इन चीजों पर तवज्जो दें। वो तो सियासी है। सारा दिन वो पीटीआई के आसपास इंसाफ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। उससे आगे ग्रो करेंगी अदालतें आपकी तो उनको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इंसानों के साथ क्या हो रहा है। वो तो सियासत में इन्वॉल्व है, रॉयल है। वो तो पैदा हुए हैं आप हुकूमत करने के लिए। एचईसन के बाद सारी ब्रिटिश डिग्रियां सारे जजों के पास। ये तो जो आपने बताया, ये कलक है इस वक्त एक सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी। पाकिस्तान पता नहीं किस, ये नाम देखें, पाकिस्तान जस्टिफाई हो सकता है जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये चीमा साहब। ये जिसको जितना कंडेम किया जा जाती है, और मैं दुख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तानी इसको, मेरा मकसद है क्या मैं इसका कहूंगी, इस्लाम और पाकिस्तान ये क्या ड्रामा है, इसको किस तरह रिकवर करेंगे इस सारी चीजों से, किस तरीके से आप दुनिया को बताएंगे कि व्हाट आर वी, व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम वी बिलीव इन, किस तरह बताएंगे आप? हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस इज वी डन इट इन इस्लाम, दिस इज अलाइंड विद इस्लामिक वैल्यूज। मैं तो इस तरह के इस्लाम में बिलीव नहीं करता। मेरा इस्लाम जो है वो मुझे, जिसका नाम ही पीस है इस्लाम, वो किस तरीके से कह सकता है कि किसी को आप हेट्रेड उसके बिलीव्स की बेसिस पे यू डू दिस, एक इनह्यूमैन जो है इस तरह की हरकत करें आप, उनको जलाएं, उनके बच्चों पे जुल्म करें या कुछ करें फेथ बेस, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो। क्या ये चीमा साहब, जिस तरीके में ये इस तरह की हरकतें अब आपके जो तालिबान भाई हैं वो भी छोड़ गए, आप ये कर रहे हैं इस वक्त, और दुनिया देख रही है।
दुनिया देख रही है, ये मैं बता रहा हूं, दुनिया देख रही है ये, और बेस्ड ऑन दीज दे विल मेक द डिसीजन एंड रिलेशनशिप विद यू इन द फ्यूचर। ये चीजें देखकर लोग जाया करेंगे कि आप कह रहे हैं कि वहां पे तरक्की किस तरह करनी, किस तरह जाएगा इस वक्त कोई वेस्टर्न बंदा जाएगा वहां आपसे बिजनेस डील करने के लिए? मजे की बात, आपकी 4 किया की डीलरशिप पहले ही बंद हो चुकी है यहाँ पे, वो तो फिर भी कोरियन है। किस तरीके से आप लोगों के साथ ट्रेड करेंगे आप? और पता नहीं इनको आप बताते क्यों नहीं कि अब तो तालिबान भी दे आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ बिलीव्स एक्सेप्ट द वुमेन। अब बच्चियों की तालीम के ऊपर उनको इशू है, वरना अच्छा इशू क्या होना है उनका? अफगानिस्तान में बच्चियां उनकी जो है उनको बंद कर दिया। कई इस वक्त तालिबान के लीडर्स की बच्चियां दुबई में पढ़ रही हैं, कई की लंदन में पढ़ रही हैं। जिस तरह यहाँ आपके कई आपके दाढ़ियों वाले जो आपके जितने रेडिकल किस्म के लोग होते थे उनके बच्चे अमेरिका में होते थे, कनाडा में। आपके कादरी साहब जो यहाँ से इस्लामिक रेवोल्यूशन, वो कैनेडियन सिटीजन है। वो पता नहीं कि किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड आपने रखे हैं बना के, भी तो समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब, इंतहाई दुख की बात है और आई एम सो एम्बैरेस्ड। आज CNN पे और सारा सब ये, और लोग मेरे अमेरिकन क्वेश्चन दोस्त करते हैं सारे कि आर यू रियली स्टिल लिविंग इन अ केव्स? आप अभी तक गारों में रहते हैं आप लोग? इससे क्या अचीव किया उन्होंने? अच्छा, मैंने पढ़े आर्टिकल, कहते हैं जी कुरान जला दिया उन्होंने, ये कर दिया। उसका जवाब इस देने से आप टिट फॉर टैट कर लिया आपने। इससे क्या हासिल किया आपने? क्या जवाब दे रहे हैं आप? वहां पे एक बंदा पागल था, यहाँ तो आपने पता नहीं 11 के कितने चर्च जला दिए। और प्रोटेस्ट करने का ये हाल होना चाहिए। जिस तरह दुनिया में कहीं कुछ भी होता है, आप अपने घर को जला लेते हैं, 4-5 बंदे मर जाते हैं। पता नहीं किस किस्म की आबादी है ये, क्या लोग हैं, मेरे तो समझ से बाहर। जी I'm so embarrassed and I'm so shocked, so embarrassed। तार साहब, बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब तो तालिबान भी सिविलाइज्ड हो गए हैं। वो भी लोगों की जो इबादत गाहें हैं, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहों को नहीं जलाते जिस तरह हमारे यहाँ पे लोग जला रहे चीमा हैं। साहब, I'm sorry, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। चीमा साहब, तालिबान ने वो जहां पे उन्होंने अपना मुजस्मा जो था बुद्ध का, उन्होंने उसको तबाह किया था, अब वहां पे लाइटें लगा के टूरिज्म वहां चला रहे हैं, तालिबान ही कर रहे हैं, टिकट लगा दिया वहां उन्होंने। और दूसरा, इस दफा जब तालिबान आए हैं उन्होंने हजारा और शिया कम्युनिटी को साथ इंक्लूड किया है। अब तो वो भी चेंज हो गए हैं। अब तो उन्होंने भी उनको भी पता चल गया कि वी हैव टू इंक्लूड, इंक्लूसिव होंगे तो तब आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन आप अभी तक इंक्लूसिव नहीं हुए, आपकी सोचें इतनी छोटी हैं। आप आगे मूव फॉरवर्ड किस तरह करेंगे एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एक आखिरी बात भी आपसे करनी है और वो है इलेक्शंस के ऊपर। तार साहब, वो तो फैसला हो गया है, वो तो कह रहे हैं जी इलेक्शंस की तरफ, हमें डीलिमिटेशन की तरफ जाना है। वो कह रहे हैं 90 दिन तक जो है वो हम दिसंबर की डेट दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑलमोस्ट, कि दिसंबर में डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी। ये सितंबर है। तार साहब, कैसे मुल्क चलेगा? कर्जों का जिक्र आपने शुरू में पहले कर लिया है। ये केयर टेकर सेटअप है, इनके पास डिसीजन लेने की पावर्स नहीं है। IMF का पैकेज हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाना है। हम कैसे चलेंगे? कर्जों पे कर्जे, फिर जब केयर टेकर सेटअप हो वो डिसीजन नहीं ले सकता। पूरे मुल्क में इस वक्त कोई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। और तो ये जो अगर दिसंबर में जो है वो डीलिमिटेशन कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद 2-3 महीने जो ये मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं है इस तरह? ये इस मौके पे एक ऑलरेडी एक जो स्टेबिलिटी ना हो जहाँ पे, वहाँ पे मजीद उस मुल्क को इस नहज पे ला के खड़े कर देना। और मजे की बात है, सारे सियासतदान दे आर लाइक बाई स्टैंडर्ड्स, साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। चीमा साहब देखें, सियासतदानों के पास भी इसका हल मौजूद नहीं है। इस वक्त जो पिछली कैबिनेट में लोग थे उनके पास भी हल मौजूद नहीं है। 87 लोग कैबिनेट में थे, वजीर बेमहकमा थे कई लोग। और आज ये लोग जो नए हैं इनके पास भी इसका कोई हल मौजूद नहीं है। किसी सियासी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप मौजूद नहीं है। किसी सियासी पार्टी ने इंश्योर ये नहीं किया कि हम करप्शन को किस तरह रोकेंगे। अभी हम बात कर रहे थे 1.5 महीने में 18 ट्रिलियन इन्होंने डेट बढ़ाया है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर इलेक्शन इसका सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन चीमा साहब, आने वाले दिनों में देखें, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, उसका इलेक्शन के साथ तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आज रेट एक लगाई गई है PTI की तरफ से कि जाते दफा हमारे जो हैं जो चीफ रॉयल जज हैं वो जाती दफा हो सकता है कि उनको रिक्वेस्ट की गई है कि पाबंद किया जाए कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए जाए।
लेकिन मुझे इलेक्शन इस चीज का ना हल मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान का, ये हल नहीं है ना इलेक्शन। पाकिस्तान का हल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बॉर्डर, वो पता नहीं किसने करनी है। इलेक्शन कमीशन तार साहब की जो आवाज़ है वो जैसे वो बोलते हैं ना चीमा साहब, जी 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 बोले सर, जी बोलें जो चीमा साहब, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं मेरा इस वक्त जो मेरा एनालिसिस है कि आपकी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। आज भी जो कैबिनेट आई है उसमें देखना चाहिए कि टेक्नोक्रेट कितने हैं। बड़े कम ही है अभी तक टेक्नोक्रेट जो या पाए के टेक्नोक्रेट या क्वालिटी ऑफ द देयर एक्सपर्टीज, मुझे वो उसमें कोई इतनी क्लास नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए चंद एक लोग उसमें ठीक हैं, बाकी इस तरह के लोग मीडियोकर किस्म के टेक्नोक्रेट हैं। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने बताया था इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, वो पता नहीं किसने करनी है, किस तरह होगी। क्योंकि इस वक्त आपकी सियासी पार्टियों के पास ना तो रोड मैप मौजूद है इकोनॉमिक का, और ना लॉ एंड ऑर्डर का है, ना करप्शन के खिलाफ उनका कोई प्लान है किसी का भी। और जो मेन फंडामेंटल आपकी जरूरतें हैं वो अभी तक किसी पार्टी इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग आपके हाफिज साहब, किसी ने अभी तक कौम के सामने रोड मैप नहीं रखा। अब देखें ये रोड मैप कौन रखता है। इलेक्शन इसका हल मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में इलेक्शन अगले हुए भी तो मार्च तक होंगे, और जिस तरह की अभी तक आवाजें आ रही हैं कि अगले इलेक्शन में एक पार्टी को नाहल कर दिया जाएगा, उनसे इंतखाबी निशान भी नहीं उनके पास होगा। वही इलेक्शन जिस तरह की पहले माजी में होते रहे उस तरह के टूटे फूटे इलेक्शन उसी तरह के होंगे। मखलूत गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेबल अपनी पार्टियों के सर्कल काट के मुख्तलिफ पार्टियों के जरिए एमएनए बन के पहुंचेंगे, लेकिन हल पाकिस्तान का कोई भी नहीं दे सकेगा। इसी तरह तड़पता रहेगा। आप कहते हैं मुल्क चलेगा किस तरह, मुझे पाकिस्तान चलता नजर नहीं आता, रेंगता नजर आ रहा है। इसी तरीके से रेंगता रहेगा। अब अल्लाह करे, मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह करे कि हाफिज साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब इसका हल निकालें और सही सहमत में डालें। देखें, सुना है कि वो अब इसके बाद निकलेंगे बाहर, दौरों पे आ रहे हैं, अपना जो मैंडेट या अपना रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे बेहतर हो, जल्दी करें, क्योंकि पाकिस्तान की ब्लीडिंग बढ़ती से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है और ये क्योस का टाइम है। क्योंकि जैसे आपने भी बात की कि क्योंकि इलेक्शंस का भी नहीं पता, डीलिमिट इलेक्शन की कमीशन कितना टाइम लेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है, एग्जेक्टिव है और सिर्फ एग्जेक्टिव है, वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। क्या करेंगे, किसको कितनी देर जेलों में रखेंगे, किसको कैसे करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर बात है, परेशानी का ये वक्त है। Thank you very much, Sajid Tar Sahab. It's always a pleasure talking to you. So, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच।